प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। बेहतर सहायता के लिए हम तत्पर हैं आपके साथ, हर कदम पर आपके साथ हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको 70 में 70 लाने हैं, तो जबरदस्त मेहनत करनी होगी हमारे साथ। चलिए आज हम आपको विज्ञान का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं। ये विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 की परीक्षा के लिए है। यदि आप अर्धवार्षिक देने जा रहे हों, यदि आप प्री बोर्ड देने जा रहे हों, यदि आप यूपी बोर्ड देने जा रहे हों, तो कृपया ये पेपर एक बार अपनी आंखों के सामने से घुमा लेना और चले जाना। बिल्कुल आप ये समझिएगा, इनमें से खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। यानी कि इस मॉडल पेपर को आप ऐसे ही मत ले लीजिएगा, हल्के में मत ले लीजिएगा। ये बहुत वजन पेपर है, आप कायदे समझिएगा। देखो 20 ऑब्जेक्टिव आपके 2023 में आने हैं। ये मॉडल पेपर बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है। बेहतर मॉडल पेपर है, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक बार शेयर कर दो भाई। देखो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मैं देने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने दे दी है ऑलरेडी, जहाँ से आपको ये पहला पेपर डाउनलोडेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरी लिंक मैं आपको दूंगा जहाँ से इस विज्ञान की प्लेलिस्ट को आप पाएंगे, वहाँ से विज्ञान के तमाम टॉपिक आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पहला प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस जरूरी है पढ़ने, क्योंकि हो सकता है 23 में बहुत कुछ बदलाव हो जाए। OMR सीट भी आपको मिल जाए। अगर OMR पे आपको 20 क्वेश्चन देने होंगे आंसर, तो आप OMR पे गोला भरिएगा। OMR कैसे भरते हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, हिंदी की, देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कहेंगे उत्तर पुस्तिका पे ही लिखना है, तो परंपरागत तरीके से जैसे उत्तर लिखते थे वैसे लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र का खा गा, यहाँ देखिए विज्ञान में थोड़ा ढंग से सुनिएगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में का, खा और गा, ये 3 खंड हैं आपके। ठीक है, पहला खंड बहुविकल्पीय प्रश्न का है। 4 विकल्प हैं, सही उत्तर चुन के आपको उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में लिखना होगा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड को नए प्रश्न से आरंभ किया जाए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका आधा पेज छूट गया, अब सॉरी आधा पेज रह गया है लिखने के बाद, तो आप अगला नया क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चन खंडों की बात कर रहे हैं, खंडों, मान लो पहला खंड आपने समाप्त कर लिया है, फिर दूसरा, और ये आधे पेज तक ही समाप्त हुआ है, आधा पेज बचा है, तो आधे पेज से आपको नहीं प्रारंभ करना है, बल्कि एक नए पेज से आपको दूसरा खंड प्रारंभ करना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और अंक दिए गए हैं उसके सम्मुख। आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न, उपखंड का के अंतर्गत देखिएगा, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण कैसा होगा? बताइए। पहला प्रश्न है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो क्या होगा? प्रयुक्त दर्पण कैसा होगा? आप बताइए। उत्तल दर्पण होगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर, तो 2 का आपका डी सही हो जाएगा। दृष्टि पटल पर मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है, विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है V² T/R के, या फिर V² T R के, या फिर V² T के, या फिर L² R² T के। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो आपका 3 का जो आंसर है वो A, V² T/R के। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चौथे का बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला जीवाश्म ईंधन है क्या, ये बताइए। अच्छा, यहां पर आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो थोड़ा सा दृष्टिपटल, तो आप इसको रेटिना लिख लीजिए। ठीक है,
रेटिना। दृष्टिपटल अगर आपको कठिन लग रहा हो तो रेटिना लिख लीजिए, रेटिना पे बनता है, ठीक है, वही दृष्टिपटल है। हम थे जीवाश्म ईंधन है, पेड़ पौधे, पेट्रोलियम, कोयला, जीव जंतु या फिर क्या है बताइए। तो 5 का जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। डायनमो उत्पन्न करता है आवेश, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा वी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है डायनमो। किलोवाट, ठीक है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यहां पर समय, द्रव्यमान, ऊर्जा और शक्ति है। तो आपको बताना है 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट प्रति घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। KWH, जो आप बिजली चलाते हैं अपने घरों में तो KWH में उसका भार काउंट होता है। उपखंड खा में देखिए, यानी कि अगला 8वां ऑब्जेक्टिव, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के pH का मान होगा, ठीक है। तो यहां पर 8 का A, ठीक है, स्मॉलर देन 7 ये है, ठीक है, 7 वाला, यानी 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। चलो, स्मॉलर देन 7, ग्रेटर देन 7, ठीक है। चलो ये देखिए, स्मॉलर देन 7 भी है और ग्रेटर देन 7, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ढंग से देख लीजिएगा कि ये क्या है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के pH का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन सही है। नौसादर की कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, ये बताइए इसमें कौन सा सही होगा। NH4Cl प्लस NaOH gives out NaCl प्लस Z प्लस H2O में Z क्या है? Z बताइए क्या है। तो 9 का आंसर हो जाएगा C, यानी कि NH3 है। Z क्या है? NH3 है। निम्न में से किसमें कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है? एथेन में, एथीन में, एथाइन में या सभी में? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एथीन में। एथीन में आपका कार्बन और कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। फिर आपका है 11वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक। तो संयोजन अभिक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, यहां पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा। इसमें सेकेंड क्या है? MgO प्लस H2O गिव्स आउट MgOH2, ठीक है, ये तो ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। और आपकी थर्ड 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3, ठीक। तो आपका सेकेंड और थर्ड है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 12 का देखिएगा, 12 का बी, सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। अच्छा, सत्य नहीं है, मतलब ये सत्य ऑप्शन है, यानी गलत है, सत्य नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा सत्य नहीं है, तो बी आपका सत्य नहीं है, यानी ये असत्य है, ठीक है। भाषा को समझिए, असत्य है ये। फिर सूची में मिलान करना है आपको। 13वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, विरंजक चूर्ण, बुझा हुआ चूना। तो आपको इसको कैसे मिलाना है, ठीक है, 13 का। तो आपका 13 का सही हो जाएगा ए, क्योंकि ए का 2 मिलाइएगा और बी का 3 मिलाइएगा और फिर 3 का 1 मिला दीजिएगा, सी का, और डी का 4 मिला दीजिएगा इनके सामने, ठीक है। इनको आपको मिला के लगा देना है। फिर देखिएगा 14वां प्रश्न है, उपखंड गा में कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? घास, पुष्प एवं चमड़ा, घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास, ठीक। तो 14 का आपका बी हो जाएगा, घास, लकड़ी और प्लास्टिक जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, कहां से आता है बताओ भाई? तो फेफड़ों में आपका बाएं निलय से, सी सही हो जाएगा। यकृत संश्लेषित करता है,
यकृत क्या संश्लेषित करता है? यूरिया। ठीक है, सी सही हो जाएगा। और द्विनिषेचन प्रक्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? ठीक है, बताओ। तो भ्रूण पोष कहलाता, भ्रूण पोष। फिर है कॉलम का मिलान कीजिए, अमोनिया उत्सर्जी। ठीक है, तो आपका अमोनिया उत्सर्जी किससे मिलेगा? 2 से, अस्थिल मछलियां। फिर आपका बोमेन संपुट वृक्क नलिका से मिलेगा। फिर आपका मूत्रण सी मूत्राशय से मिलेगा। और फिर 4 यूरिया अम्ल उत्सर्जी पक्षी से मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का। ठीक, अब चलते हैं हम, यानी अमोनिया उत्सर्जी अस्थिल मछलियां, बोमेन संपुट वृक्क नलिका और मूत्रण मूत्राशय यूरिया अम्ल उत्सर्जी पक्षी। बाढ़ के किनारे छोटे चेक बांध बनाने में आवश्यक हैं, क्योंकि ये किस काम आते हैं? तो 19 का डी सही हो जाएगा आपका, सेकंड और फोर्थ। पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं, हमारे लिए पानी रोकते हैं। ठीक है, अब 20वां और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है कि नीचे दिया गया जो चित्र मानव श्वसन तंत्र को दर्शाता है, ए बी सी व डी को पहचानिए कि ए बी सी व डी क्या है, इसको बताइए। ए क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ए आपका है एपिग्लोटिस। ठीक है, बी आपका वायुकूपिका है, सी ब्रोंकस है। ठीक है, और डी आपका डायफ्राम है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, एपिग्लोटिस, वायुकूपिका, ब्रोंकस एंड डायफ्राम। ठीक है, अब खंड बा आएगा। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। उपखंड का में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपके 4-4 अंकों के आएंगे, तो इन्हें 3 में से तीनों करना होगा अथवा करके भी इसमें दे दिए जाएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। यानी भैया इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, तो आप कोताही मत कीजिएगा, बना दीजिएगा। यानी कोताही माने आलस, नहीं तो नंबर कटेंगे। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? ठीक है, तो ये भी आपका 4 अंक का है। इसका उत्तर हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 2, नहीं 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर जूल कह सकते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा आपका 6-6 अंक के आएंगे दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिष्ट धारा, 2 में से एक करना है। दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक, उपखंड खा में आपका फिर लघुत्तरीय स्टार्ट 2-2 नंबर के। ठीक है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा CH3COO2H5 का एथाइल एसीटेट और CH3OCH2CH3 का मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है और सूत्र भी लिखना है। इस पर ऊष्मा के प्रभाव का वर्णन करना। धातुओं में सक्रियता श्रेणी क्या है, इनकी 2 उपयोगिताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीर्घोत्तरी में इसी में आपका आएगा एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन, वो भी सचित्र करना होगा आपको। इससे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए, किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी लिखिए। ठीक है, फिर आपको टिप्पणी अथवा आप टिप्पणी लिख सकें तो टिप्पणी लिखिए इन पर। ठीक है, टिप्पणी क्या लिखना है? क्रियात्मक समूह एल्किनो का ओजोनीकरण, समजातीय श्रेणी एस्टरीकरण। ठीक, 6 नंबर में। उपखंड गा में आपका आएगा, गा में आपके लघुत्तरी 2-2 4-4 अंक के 3 आएंगे। ठीक है, तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, उनका वर्णन कीजिए, कार्यों का। प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार होता है, कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों को ही लिखना है, और 4 कारक ही अगर लिखेंगे तभी 4 नंबर पाएंगे, नहीं तो कटते चले जाएंगे। ठीक है, लयमार्कवाद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए अथवा पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। तो ये आपका था मॉडल पेपर 2023। आराम से इसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, इसी के अनुसार आपको
इसमें से जितने क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व कर लेना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आएंगे। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और दूसरी लिंक आपकी मॉडल पेपर की, दूसरी लिंक प्लेलिस्ट की है, तीसरी लिंक हम मॉडल पेपर की दे देंगे जिसमें अन्य विषयों के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।